उसका शरीर ज्वालामुखी के लावा जैसी तेज गर्मी से जल रहा था और एकमात्र व्यक्ति जो उसे बचा सकता था वह उसके सामने खड़ा आदमी था। वह ठंडी संगमरमर जैसी त्वचा से कसकर चिपक गई। उसकी जीवित रहने की प्रवृत्ति ने अंततः उसे सभी प्रतिरोध छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दर्द के साथ साथ आनंद भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा था, जैसे उसके दिमाग में कोई आतिशबाजी चल रही हो। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह आग के समुद्र में एक अकेली नाव थी। उठना फिर डूबना, उसके लिए खुद को मुक्त करना कठिन था। अरे उठो, यहाँ ठंड है, कहीं सर्दी न लग जाए। उसके कंधों पर दबाव के कारण निंगक्षी अचानक जाग गई। उसकी विचलित निगाहें नर्स की चिंतित आंखों से मिली। एक पल में उसकी दोषी अंतरात्मा ने उसके चेहरे को लाल कर दिया। उसने चाहा कि वह जमीन में एक छेद में रंग सके, क्योंकि वह शर्म से नर्स की नजरों से बच रही थी। लानत है, हालांकि उस एक शराबी रात के बाद काफी समय बीत चुका है। सुयान के साथ बिताई गई वह गर्म रात समय समय पर उसके सपनों में आती रहती थी। बेहोशी की हद तक नशे में होने के कारण उसे उस रात की ज्यादा याद नहीं थी, अन्यथा उसे नहीं पता होता कि यानगेगे का सामना कैसे करना है। नर्स ने देखा कि वह अंततः जाग गई है और उसके हाथों में कागजात देते हुए कहा, आप अपनी गर्भावस्था के स्वास्थ्य परिणाम लेना भूल गई। डॉक्टर झांग चाहेंगे कि आप अगले सप्ताह फिर से आएं। निंगक्षी ने रिपोर्ट प्राप्त की, मीठी मुस्कान दी और ध्यान से कागजात अपने पर्स में रख लिए। सुयान अभी भी विदेश में पढ़ रहा था। वह आज रात वापस आ रहा था। आज रात की बैठक के बारे में सोचकर निंगक्षी अनजाने में तनाव में आ गई। चूंकि सुयान जिस क्षेत्र में थी वह बहुत दुर्गम था, जब तक बच्चा 7 महीने से अधिक का नहीं हो गया तब तक उसने अंततः उससे संपर्क किया। सुयान को जब पता चला कि वह गर्भवती है तो उसे जो सदमा लगा था उसके बारे में सोचकर निंगक्षी थोड़ी घबरा गई। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह गर्भावस्था के कारण विशेष रूप से संवेदनशील थी? निंगक्षी को लगा कि सुयान इस बात से उतनी खुश नहीं थी जितनी वह थी। डॉक्टर ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि पुरुष हमेशा अपने पहले बच्चे के साथ ऐसे ही होते हैं, उनकी मानसिकता बदलने में कुछ समय लगेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि शादी के मामले में भी उसे ही बोलना पड़े। जब वह अस्पताल से बाहर आई तो आसमान में सूरज तेज चमक रहा था। निंगक्षी को अपनी कमर को सहारा देने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जैसे ही वह एक टैक्सी को लहराने वाली थी, एक चमकदार लाल स्पोर्ट्स कार उसकी ओर बढ़ी। निंगक्षी का दिल जोर से धड़क उठा और वह कुछ कदम पीछे हट गई, केवल ब्रेक से एक तेज आवाज सुनने के लिए। जैसे ही लाल स्पोर्ट्स कार अचानक रुकने से पहले उसके कपड़ों के किनारे से टकरा गई। निंगक्षी का हृदय लगभग रुक गया। धीरे धीरे अपने पैरों पर वापस आने के बाद उसने देखा कि एक महिला शरीर से लिपटने वाली लाल पोशाक पहने हुए कार से उतरते समय अपने लहराते बालों को लहरा रही थी। निंग जोएलुओ, क्या तुम पागल हो? निंग जोएलुओ ने गहरे अर्थ के साथ हंसते हुए उसकी ओर देखा। क्रॉस किए हुए हाथों के साथ, जैसे कि कैटवॉक पर अकड़ते हुए, वह तब तक चलती रही जब तक वह निंगक्षी के सामने नहीं खड़ी हो गई। अपनी ऊंची एड़ी के जूते का लाभ उठाते हुए उसने अहंकारपूर्वक बड़े पेट वाली निंगक्षी की ओर देखा था। क्या डर लग रहा है कि मैं तुम्हारे पेट में उस कमीने को मार दूंगी? निंगक्षी ने अवचेतन रूप से अपने पेट की रक्षा की। एक कदम पीछे हटते हुए उसने सावधानी से उसकी ओर देखा। निंग जोएलुओ, तुम बहुत दूर मत जाओ। यह जानने के बावजूद कि निंग जोएलुओ का हमेशा उसके साथ झगड़ा होता रहता था, निंगक्षी ने सोचा नहीं था कि वह इतने बुरे शब्द बोल सकती है। बहुत दूर जा रही हो? तुम वही हो जो बहुत दूर चली गई। नशे में धुत होकर किसी जंगली आदमी के साथ ऐसा करना और गर्भवती होना, फिर सुयान को पिता बनाने की कोशिश करना। टीएसके। निंगक्षी, क्या तुम इतने बेशर्म नहीं हो? निंगक्षी घबरा गई। आप क्या बकवास कह रहे हैं? अरे, मुझे यह मत बताओ कि तुम्हें सच में विश्वास है कि जो आदमी उस रात तुम्हारे साथ सोया था वह सुयान था। निंग जोएलुओ ने पीछे झुकने से पहले हंसते हुए कहा।
यह कहते हुए कि आप बचपन से ही सुयान के साथ बड़े हुए हैं। हर दूसरे वाक्य के साथ यह कहते हुए कि आप बचपन की प्रेमिकाएं हैं और आप यह भी नहीं जानते कि उसका फिगर कैसा है। सुनते सुनते निंगक्षी का रंग पीला पड़ गया। तेज धूप में खड़े होने के बावजूद उसके पूरे शरीर में ठंडक महसूस हो रही थी। हाँ, उस रात का आदमी। उसने केवल यही सोचा था। सुयान बड़ी होने के बाद उसकी कल्पना से कहीं अधिक फिट थी। अब निंग ज्वेलुओ की दुर्भावनापूर्ण याद के साथ उसे अचानक याद आया कि शरीर के अलावा उस रात का आदमी वास्तव में उससे बहुत अलग था।